Hello everyone, we are welcome with our important places in news। 2020 प्रीलिम्स में हमने जो मैपिंग सीरीज करी थी उसमें से काफ़ी सारे 3-4 मैपिंग के क्वेश्चंस आए थे। तो फिर से काफ़ी उम्मीद है कि हम जो मैपिंग सीरीज कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखो। मोस्ट प्रोबेबली देयर माइट कम ए क्वेश्चन और बहुत ही एक्सटेंसिवली अच्छे से करेंगे। यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछती है कि अब रिलेटिव डिस्टेंस के साथ, रिलेटिव रेफरेंस के साथ हमको लोकेशन का आइडिया होना चाहिए कि ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ कैसे अरेंज करना है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे वन बाय वन। और देखो काफ़ी सारे प्लेसेस हैं और उनसे जो आसपास जुड़ी हुई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी हो जाती है। तो हमारी मैपिंग सीरीज चलेगी लगभग 4-5 वीडियोस मान के चलो, पर हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव भी नहीं करेंगे कि आप लोग बोर ना हो जाओ। सो विल कीप इट वेरी शॉर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैपिंग का स्टडी करने वाले हैं। कूल, ओके। आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए। प्रारंभ 2022 का बैच हम स्टार्ट कर चुके हैं। देखो यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होती है वो कभी सीधी स्टैंडर्ड बुक से नहीं होती है। जंप स्टार्ट मत करना, हमें बेसिक से स्टार्ट करना होता है। तो इसी में आपकी हेल्प करने के लिए हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे इस प्रारंभ को, ताकि आपका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो एकदम सॉलिड हो जाए। तो एनसीईआरटी 2 महीने स्टार्टिंग में आप जम के एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट समझो। उसके बाद इस एनसीईआरटी में आपको वीडियोस भी मिलेंगे और एनसीईआरटी में टेस्ट भी मिलेगा, ताकि हम ये समझें कि आप कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। इसके बाद जंप स्टार्ट करेंगे हम मेंस की प्रिपरेशन पे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ चलेंगे। इस मेंस की प्रिपरेशन के अंदर बहुत ही ग्रेजुअली और बहुत ही हम एक एक सब्जेक्ट को उसको सब कैटेगराइज करते हुए, प्लस प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर्स उसमें रेलेवेंट होंगे तो इन सब के साथ में, प्लस टेस्ट सीरीज के साथ में, इन सब के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और आपका पूरा का पूरा सिलेबस 1 बाय 1 इसमें कवर करवाया जाएगा। सी सेट की क्लासेस भी लगेंगी संडे टू संडे, क्योंकि सी सेट दिन ब दिन हर साल 10 साल ये टफ से टफ होता जा रहा है। इसके साथ में आपको आंसर का पूरा फीडबैक मिलेगा कि आपने किस तरीके से आंसर लिखा है, कैसे उसमें आपको इम्प्रूव करना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे कोर्स में, जब बजट आएगा तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आए तो, और साथ में करंट, इन सारी क्लासेस के साथ में हम अपने कोर्स को फिनिश करेंगे। लेकिन आपके साथ हमारा रिश्ता टूटेगा नहीं। यहाँ पे हम प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चलाएंगे जिसमें आप पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। मेंस के टाइम पे मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी जिसमें पूरे फीडबैक मैकेनिज्म के साथ में आपके आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करा जाएगा। इसके साथ में जैसे ही, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग मॉक देंगे, तो उसमें मॉक ऑलरेडी जो बच्चे 21 के लिए दे रहे हैं, 2020 के लिए दे रहे हैं, उन सब के लिए ऑलरेडी मॉक की तैयारी हो चुकी है। आप एनरोल कर सकते हैं इसमें। और जो अगर बेसिक टू स्टैंडर्ड की तरफ मूव करता हुआ प्रारंभ 2022 हमारा एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें आपकी जो बेसिक बिल्डिंग से तैयार होते हुए जितनी सॉलिड प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए वो सारी आपकी 1 बाय 1 हो जाएगी। और यूपीएससी प्रिपरेशन हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है, इट्स अ मैराथन, इट्स नेवर इन स्प्रिंट। अब चलते हैं हमारी मैपिंग की तरफ। तो सबसे पहला हमारा न्यूज है कावेरी डेल्टा के बारे में। यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन जो है ये अनाउंस करा गया है तमिलनाडु सरकार की तरफ से। इस रीजन के अंदर कावेरी डेल्टा रीजन जो है ये यहाँ का राइस बाउल है। यहाँ की जो सॉइल है, एलुवियल सॉइल, वेरी फर्टाइल, इरिगेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होता है यहाँ पे राइस का। तो इसी को बचाने के लिए, इसी के प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल एग्रीकल्चर जोन यहाँ पे डिक्लेयर करा गया, अनाउंस करा गया है। तो ये रीजन जो है 33 लाख टन ऑफ ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको करंट में मिल जाएगी। हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ पर्टिकुलरली मैपिंग के बारे में। कूल। तो यहाँ पे एक ये चीज नोट कर लो, स्टार मार्क कर ले कि ये जो हमने PSAZ बनाया है ये इंश्योर करेगा कि कोई भी पर्टिकुलर रीजन जो है इट विल नॉट बी ग्रांटेड परमिशन,
कोई भी नया प्रोजेक्ट, चाहे वो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड भी क्यों ना हो, उस प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन में किसी भी नए तरीके की एक्टिविटी की परमिशन नहीं दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को यहाँ पे परमिशन दी जाएगी। अभी इसको कर लो स्टार मार्क। यूपीएससी क्या बोलेगी, हमको ओनली एग्रो बेस्ड, और हम क्या पढ़ेंगे, नहीं नहीं, जहाँ पे ओनली आता है वो स्टेटमेंट गलत होता है। हर स्टेटमेंट ओनली वाला गलत नहीं होता है, इसलिए इसको स्पेशल फोकस करो कि ओनली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पे परमिट करी जाएंगी। और कहाँ पे है ये, तमिलनाडु सरकार ने कावेरी डेल्टा के अंदर करा है। तो कावेरी को एक बार देख लें, ये यहाँ से होती है कर्नाटका से हमारी निकलती हुई कावेरी, हमारी बे ऑफ बंगाल में फॉल होती है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारी। ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या होती है, जो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो हो रही है, राइट। दो तरीके हमारी वेस्ट फ्लोइंग यहाँ से निकलती हुई अरेबियन सी में फॉल होती है। तो यहाँ पे आप देखो इंपॉर्टेंट लोकेशन, देखो लोकेशंस आर इम्पॉर्टेंट। मैसूर बहुत ही पास में है, बेंगलोर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, यहाँ पे मेटूर रिजर्वायर भी है, और यहाँ पे तंजौर भी है। मदुराई यहाँ से थोड़ा सा नीचे फॉल होता है, और मैसूर बिल्कुल पास में, और यहाँ पे कृष्णा राजा सागर भी है यहाँ पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है। कर्नाटका का हसन इज ऑल्सो वेरी वेरी नियर टू द फ्लो ऑफ द कावेरी। तो ये कावेरी तट पे है, ये मेटूर रिजर्व तो बिल्कुल कावेरी पे ही बना हुआ है। तो ये लोकेशन है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कावेरी की ट्रिब्यूटरीज की, लेफ्ट एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी पढ़े इससे पहले एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, शायद आपको पता होगा, बट क्लियर कर देते हैं कि कौन सी राइट और कौन सी लेफ्ट बैंक होती है। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, आप वहां पे खड़े होके उस रिवर को अगर वहां से देखोगे तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा, ये वाला राइट, और आपका लेफ्ट। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी यहाँ पे। और अगर ये नदी इस तरीके से फ्लो हो रही होती तो आप यहाँ पे खड़े होते, इसको यहाँ से देखते, फिर बोलते माई राइट इज दिस, माई लेफ्ट इज दिस। तो ये लेफ्ट एंड राइट ट्रिब्यूटरीज होती हैं। आई होप आपको ये पता होगा, बट जस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ यू डिडंट नो। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कावेरी की है हारंगी रिवर, हिमावती रिवर, शिमसा रिवर और अर्कावती रिवर। याद कर लो इसको, HHAS को। हस भी याद कर सकते हो आप इसको, हस करके। हारंगी, हिमावती, अर्कावती एंड शिमसा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सूर्णावती, भावानी, नोयल एंड अमरावती। ये है, देखो मुझे इनका मतलब ऐसी शॉर्ट फॉर्म याद नहीं है कि कैसे याद करते हैं। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। आपके साथ आपके जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मुझे भी याद करने में आसानी रहेगी। तो ये हमारी राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की हैं। जनरली मेरे याद करने का तरीका है कि मैं इसको बहुत बार पढ़ती हूँ तो सबकॉन्शियसली दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाता है। अगर क्वेश्चन में आएगा नोयल तो ऑटोमेटिकली वो क्लिक करेगा कि हाँ ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, मैंने पढ़ा है कहीं पे। तो मेरा याद करने का तरीका ये है, बट अगर आपको कोई शॉर्टकट याद है तो प्लीज लेट मी नो टू। बट ये इंपॉर्टेंट है, इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो या अपने कहीं पे लिख लो। उसके बाद है हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज था हमारा थावेट्स ग्लेशियर। थावेट्स ग्लेशियर जो है, पहली बात है ग्लेशियर है तो जाहिर सी बात है या तो आइस कैप्स पे होगा या फिर हमारे पोल्स के पास होगा। तो ये डूम्सडे ग्लेशियर इसको बोला गया है। अल्टरनेटिव नेम इसका डूम्सडे सिंपल पूछा जा सकता है, डूमडे ग्लेशियर्स या थावेट्स ग्लेशियर्स। तो ये एक बहुत ही फास्ट मूविंग 120 किलोमीटर चौड़ा अंटार्कटिका का ग्लेशियर है जो अभी वहां से सेपरेट हुआ है। और अगर ये ग्लेशियर मेल्ट होता है तो वर्ल्ड सी लेवल जो है हमारा वो लगभग 1/2 मीटर तक ऊपर बढ़ जाएगा। एंड दैट इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे स्मॉल आइलैंड्स है पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन के अंदर, वो 1/2 मीटर के अंदर तो पूरे के पूरे डूब जाएंगे या उनकी आधी पॉपुलेशन वहां पे डूब जाएगी। और इसके इट्स मेल्टिंग जो है ये लगभग 4% ऑफ द ग्लोबल सी लेवल में हर साल कंट्रीब्यूट करेगी। और ये मतलब ये है कि इट वुड कोलाप्स लाइक 200 से 900 साल, डिपेंड करता है कि हम कितना क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, कितना क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग होता है। 200 से 900 साल के अंदर ये पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक नई स्टडी ये भी आई है कि इस ग्लेशियर, डूम्सडे ग्लेशियर के नीचे एक वार्म वाटर की जो वेव है वो प्रेजेंट, वो डिटेक्ट करी गई है। तो इससे खतरनाक क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो अटलांटिक ओशन जो है, यहाँ पे हमारी जो
ओशन करंट है, ये कोल्ड ओशन करंट है। और कोल्ड ओशन करंट यहाँ पे अंटार्कटिक की आइस को प्रोटेक्ट करती है कि किसी भी तरह की वार्म वेव को या वार्म एयर को ये एंटर नहीं होने देती अंटार्कटिका में, ताकि ये मेल्ट ना हो। लेकिन अगर यहाँ पे वार्म वाटर की जो ओशन करंट या कोई करंट हमको अगर डिटेक्ट हुई है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो मेल्टिंग है वो 900 के बजाय 200 या हो सकता है कि 150 साल के अंदर ही हो जाए। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। ये है हमारा डूम्सडे ग्लेशियर। यू कैन सी कि बहुत बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा है एंड इट इज मेल्टिंग। अभी आपको दिख रहा होगा कितना छोटा है, क्योंकि इस पिक्चर का स्केल काफी बड़ा है। तो अभी देख लें अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका में, वेस्ट अंटार्कटिका में इस लोकेशन पे ये थावेट्स ग्लेशियर या फिर डूम्सडे ग्लेशियर है। तो एक बार अंटार्कटिका का जनरली जो फिजिकल मैप है या जो इसका मैप है, हम बहुत ही छोड़ देते हैं, मतलब वी डोंट गिव इट मच अटेंशन। लेकिन एक बार इसको अटेंशन देके देखते हैं। देखो यहाँ पे एक तो ट्रांस अटलांटिक माउंटेन है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्ट अंटार्कटिक और वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे एक रॉस आइस शेल्फ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके यहाँ पे अलावा रोने आइस शेल्फ है, लार्सन आइस शेल्फ है, जहाँ पे लार्सन सी डी की काफ़ी सारे जो आइस शेल्फ्स हैं वो यहाँ से सेपरेट भी होती जा रही हैं। यहाँ पे आमेरी आइस शेल्फ है और यहाँ ये हमारा मैग्नेटिक है और ये हमारा साउथ पोल है। अच्छा, आई होप आपको पता होगा कि हमारा जो जियोग्राफिकल और हमारा जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो बहुत रेयरली, मतलब वंस इन लाइक थाउजेंड्स और मे बी मिलियंस ऑफ ईयर्स मैच होता है, अदरवाइज दोनों सेपरेट रहते हैं। मैग्नेटिक हमारा जो पोल है वो हमेशा थोड़ा टिल्टेड रहता है और ये हमारा जियोग्राफिकल है, मतलब एग्जैक्ट डॉट सेंटर पॉइंट। एनी हो, उसके अलावा एक हमारा यहाँ फिल्चनर आइस शेल्फ है, क्वीन मॉड लैंड भी है। देखो सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्वीन मॉड लैंड जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, हम क्या बोलेंगे अंटार्कटिका में। डोंट कंफ्यूज इट कि आर्कटिक में होगा या कहीं पे कनाडा में होगा, नहीं। सिमिलरली रॉस, रॉनी, फ्लिंचर, आमरे, ये सारी आइस शेल्फ जो है ये अंटार्कटिका के अंदर लोकेटेड है। और ये हमारे यहाँ पे तीन बहुत इंपॉर्टेंट सीज भी हैं, रॉस सी, एमुंडसन सी एंड वेडल सी। ये तीन इंपॉर्टेंट सी है यहाँ पे जिनको भी आपको ध्यान रखना है। और एक ये चौथा है हमारा बेलिंगshausen सी। ये चार सी है, ध्यान रखना है कहाँ पे लोकेटेड है। अभी याद कर लो, चाहे रॉस सी फ्रेंड्स वाला रॉस ले लो, एमुंडसन, बेलिंगshausen एंड वेडल सी, ये चार सी और ये आइस शेल्फ जो है इनको ध्यान रखना है। एंड सिमिलरली ये ट्रांस अटलांटिक माउंटेन, क्वीन मॉड लैंड और ये विल्क्स लैंड, ये चार चीजें हमको, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अंटार्कटिक के बारे में। उसके अलावा अगर आपको बहुत ही इन डेप्थ मैप चाहिए तो ये इन डेप्थ मैप है, जिसमें मेरे को नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपको इतना पूछा जाएगा क्या। लेकिन हाँ, यहाँ पे दो तीन चीज़ें याद रखने लायक है। एक तो है विंसन मासिफ। विंसन मासिफ जो है इसका काफ़ी एक सबसे ऊंचा इसका माउंटेन है विंसन मासिफ। इसके अलावा एक यहाँ पे आप ये याद कर लो, माउंट टायरी। ये दो इम्पॉर्टेंट है। अभी याद रखो कि इंडिया कहाँ दिख रहा है इसमें, ये रहा इंडिया की लोकेशन, इंडिया की मैत्री है यहाँ पे जो रशिया के बिल्कुल पास में। और क्वीन मॉड लैंड वाला जो एरिया है यहाँ पे फॉल होती है। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको एलिमिनेशन में बहुत काम करेगी। ये मत सोचना कि ये थोड़े आएगा, इतना थोड़ी याद रहेगा। इसको पढ़ो, देखो, उसके बाद ना एकदम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको जब एलिमिनेट करने में काम आएगी और आपको सबकॉन्शियसली क्लिक करेगी ना, तब आपको लगेगा कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, मुझे कहीं याद आया, राइट। तो ये हमारा अंटार्कटिका का है। फिर हमारे नामीबिया के बारे में एक न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से अफ्रीकन चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए परमिशन दे दी थी। नामीबिया साउथ वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री है और यहाँ पे नामिब डेजर्ट भी है। नामिब डेजर्ट के नाम पे ही इसको नामीबिया नाम दिया गया है। एंड दिस नामिब डेजर्ट इज ऑन द कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन के कोस्ट पे है, अभी हम देखेंगे। और ये जो कंट्री है यहाँ पे चीता की काफ़ी अच्छी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे हमारे चीता की पॉपुलेशन को री इंट्रोड्यूस करा जा रहा है नामीबिया से लेके। तो ये खुद में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है मैपिंग के अलावा भी। और यहाँ पे ही कालाहारी डेजर्ट और नामिब डेजर्ट भी लोकेटेड है। नामीबिया एक ऐसा कंट्री है सब सहारन अफ्रीका का जहाँ पे वन ऑफ द लीस्ट रेनफॉल होता है। आई वोंट से कि यहाँ पे सबसे कम होता है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 5 to 10 सेंटीमीटर भी रेनफॉल नहीं होता है, 2 to 5 सेंटीमीटर होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी बहुत ही कम रेनफॉल होता है। लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये रहा, इस लोकेशन के अंदर ये रहा नामीबिया और ये रहा नामिब डेजर्ट जो अटलांटिक ओशन पे है।
नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे नामीब डेजर्ट क्यों है, ये तो बिल्कुल ओशन के पास है, यहाँ पे डेजर्ट नहीं होना चाहिए था। सही बात है ना, यहाँ पे क्यों डेजर्ट है, बिल्कुल पानी के पास में होके भी डेजर्टेड एरिया है। पर रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ से बेंगुला ओशन करंट निकलती है जो कि कोल्ड ओशन करंट है। अभी कोल्ड ओशन करंट के बारे में आपको पता होगा कि ये एंटी साइक्लोनिक यहाँ पे क्लाइमेट बनाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्लियर स्काई रहता है, यहाँ पे मॉइस्चर नहीं रहता है, और यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस की वजह से बारिश भी नहीं होती है, क्योंकि ये हाई प्रेशर एरिया बन जाता है, राइट। तो इसकी वजह से इवन दो दिस एरिया इज ऑन द कोस्ट, लेकिन फिर भी यहाँ पे बारिश नहीं होती है। और बिल्कुल यही रीजन है आटाकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, वहां पे भी इसी रीजन से, हालांकि वो बिल्कुल पैसिफिक से मिलता हुआ है, लेकिन वो वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट्स के अंदर आता है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ से बेंगुला ओशन कोल्ड करंट निकलती है, इसलिए ये यहाँ पे डेजर्ट भी है। इसके अलावा हमको क्या इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको एक यहाँ पे इटोशा पेन दिखेगा, इटोशा पेन, तो इसको एक ध्यान कर लो कि इटोशा पेन है यहाँ पे। इसके अलावा हमको यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट दिखेगा जो नामीबिया और बोत्सवाना के बीच में है। तो इसके अलावा अभी हम एक काम करें, पूरा अफ्रीका का मैप देख लें एक बार फटाफट से क्विकली। ओके, अफ्रीका का मैप देखो, दोनों तरफ से, एक तरफ है इंडियन ओशन और एक तरफ है इसमें अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कंट्रीज जनरली मिलेगी कि वो ना किसी ओशन के साथ टच होती है। हमको यहाँ पे ध्यान रखना है लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन सी हैं। लैंडलॉक्ड कंट्रीज ध्यान रख लो, बाकी कंट्रीज ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। पर पहले एक बार पूरी कंट्रीज देख लें। देखो ये है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे ये है इधर रेड सी, ठीक है। तो हमारी है मोरक्को सबसे ऊपर, और ये अल्जीरिया है जो मेडिटेरेनियन सी, और मोरक्को मेडिटेरेनियन सी के साथ ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, ये सब मेडिटेरेनियन सी के कोस्टल पार्ट में यहाँ पे ओपन होती है। इसके अलावा है हमारी मारितुआना, सेनेगल, गाम्बिया, सीरा लियोन, लिब्रिया, आइवरी कोस्ट, टोंगो, घाना। यहाँ पे देखो ये छोटा सा ऐसे स्ट्रिप टाइप दिख रहा है, दिस इज टोंगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, यहाँ पे इक्वेटोरियल गिनी है, यहाँ पे छोटू सा कंट्री एकदम जहाँ से इक्वेटर निकलती है, गबोन, कोंगो। दो कोंगो है, एक तो कोंगो है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कोंगो जो है वो अटलांटिक ओशन के कोस्टल एरिया से है। देन वी हैव अंगोला, नामीबिया, साउथ अफ्रीका यहाँ पे बिल्कुल, और साउथ अफ्रीका के अंदर दो कंट्रीज आती है हमारी, स्वाजीलैंड एंड लेसोथो। इसके अलावा बोत्सवाना जो है हमारा वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। जिम्बाब्वे भी, जिसकी क्रिकेट टीम भी है, दैट इज ऑल्सो लैंडलॉक्ड कंट्री। और ये यहाँ पे मोजाम्बिक है जो हमारा इंडियन ओशन की तरफ, यहाँ पे मेडागास्कर सी है, मेडागास्कर के बीच में यहाँ पे ये हमारा ओपन होता है। देन मालावी, तंजानिया बहुत पॉपुलर है टूरिज्म के लिए अभी, केन्या, सोमालिया, जिबाउती, इर्टिया, एंड ये सारी कंट्रीज हैं। और यूथोपिया जो दिख रही है आपको, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके अलावा आपको कंट्रीज दिखेगी यहाँ पे माली, नाइजर, चाड, सूडान, साउथ सूडान। सबसे लेटेस्ट जो सेपरेशन हुआ है कंट्रीज का वो सूडान एंड साउथ सूडान है। देन वी हैव दिस सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यहाँ पे युगांडा, रवांडा, बुरांडी। ये इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी कंट्रीज हैं जो यहाँ पे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जो हमारी बन रही है यहाँ पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, इसमें आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है एक तो कि कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, माली, नाइजर, चाड, सूडान, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन, और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, रवांडा, युगांडा, बुरांडी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना एंड लेसोथो, स्वाजीलैंड। ये कुछ कंट्री एंड यूथोपिया, ये कुछ कंट्रीज हैं जो हमारी लैंडलॉक्ड कंट्रीज। अच्छा यहाँ पे ये मैं इसको भी भूल गई थी, फासो को, एंड या दैट्स इट। बाकी सारी हमारी ऑलमोस्ट ओपन होती है ओशन की तरफ। ओके कूल, सो दिस इज वन इंफॉर्मेशन वी नीड टू रिमेम्बर। अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पे माउंटेन्स देखो, एंड यहाँ से अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमारे निकलते हैं यहाँ पे। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का देखो नामीब डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट से यहाँ पे निकलता है, मोजाम्बिक चैनल से होता हुआ ये
मेडागास्कर, जिसकी मूवी भी बनी है, मेडागास्कर एंड पेंगुइन्स करके, बड़ी क्यूट सी मूवी है, दैट इज ऑल्सो देयर। देन वी हैव द इक्वेटर। इक्वेटर को देखो, कोंगो रिवर इज द ओनली रिवर जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, इस तरीके से 2 बार क्रॉस कर रही है कोंगो। अच्छा, और हमारी और क्या है यहाँ पे, ग्रेट रिफ्ट वैली है विच इज ऑल्सो, जिसपे भी ये राइट। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आप देखो ये सारा डेजर्ट से निकलता है, और यहाँ पे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है। एक तो एटलस माउंटेन है, एटलस माउंटेन बिल्कुल सहारा डेजर्ट और ये अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन के बीच का बॉर्डर बनाता है यहाँ पे एटलस माउंटेन। देन वी हैव यहाँ पे लिबियन डेजर्ट, नुबियन डेजर्ट, और यहाँ पे हमारा नामिब डेजर्ट है। नुबियन और नामिब डेजर्ट में कंफ्यूज मत हो जाना, नुबियम यहाँ पे है बिल्कुल और नामिब बिल्कुल यहाँ पे नीचे की तरफ है, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका यहाँ पे बिल्कुल एंड ऑफ दी, बिल्कुल सदर्न अफ्रीका के अंदर है। इसके अलावा हमारा यहाँ पे आगर माउंटेन है, तिप्स्ती माउंटेन है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है ये। अगर माउंटेन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्चुअली क्रॉस होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे यूथोपियन हाईलैंड्स भी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, राइट। इसके अलावा एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर होता है ग्रेट रिफ्ट वैली, जो है क्या है यहाँ पे ग्रेट रिफ्ट वैली का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो। ये अफ्रीकन प्लेट जो है यहाँ पे डाइवर्जेंट हो रही है, दोनों आपस में ब्रेक हो रही है। तो अभी जो अफ्रीका दिख रहा है हमको, आने वाले बहुत सारे सालों में ऐसा अफ्रीका नहीं दिखेगा। तो ये जो रिफ्ट बन रहा है, ये जो डाइवर्ज हो रही है प्लेट, इसकी वजह से यहाँ पे काफी सारी लेक्स बन गई हैं। तो यहाँ पे कुछ ग्रेट लेक्स हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका के अंदर ग्रेट लेक्स हैं, सिमिलरली वैसे यहाँ पे भी काफी सारी ग्रेट लेक्स हैं। इनमें से लेक विक्टोरिया ऐसी है जहां से हमारा 0 डिग्री इक्वेटर निकलता है। इसके अलावा जस्ट एक बार नाम देख लो, एग्जैक्ट लोकेशन तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, टफ हो जाएगा, लेकिन लेक विक्टोरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है, इसको तो नाम बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। बाकी लेक्स का नाम देख लो, पूछा जा सकता है कि लेक एल्बर्ट इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। आपको एक यूरोप दे दे, एक रशिया दे दे, एक अफ्रीका में भी एक आपको साउथ अफ्रीका दे दे, और एक आपको कुछ ये हमारी मान लो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ही दे दे, तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो एरिया है ना, मैक्सिमम ये जो लेक्स हैं ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आपको कंट्री का नाम दे भी दे, अगर आपको नाइजर दे दे और ये आपको अगर नाइजर दे दे आपको और फिर आपको बोले कि क्या वहां पे लेक विक्टोरिया है, तो यू मस्ट रिमेम्बर कि ये वाली ग्रेट लेक्स जो है इसी पर्टिकुलर एरिया में है। जैसे कि लेक मालावी है, लेक रुकना है, लेक मेरू है, लेक तंजानिकिया है, विक्टोरिया हो गई, लेक कीवू, एडवर्ड, एल्बर्ट, कायोगा एंड तुर्काना। ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, एक बार फिर से देख लें, लेक तुर्काना, कायोगा, एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू, विक्टोरिया, तंजानिकिया, रुकवा, मेवरू एंड मालावी। देखो बड़े अजीब से नाम है, ऐसे आपको ना बाकी कंट्रीज में से सुनाई नहीं देंगे नाम, तो थोड़ा सा याद रख लो। पर ऐसे कंफ्यूज मत हो ना कि लेक एडवर्ड तो या तो कनाडा में होगी, यूरोप में होगी, एल्बर्ट का ऐसे मतलब कीवू का, लेक विक्टोरिया का। तो थोड़ा 2-3 बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ, तो या तो इसको 2-3 बार देख लेना, याद हो जाएगा, सबकॉन्शियसली क्लिक कर जाएगा आपको, ऐसे टेंशन की जरूरत नहीं है। फिर हमारा अगला एक न्यूज आया था ईस्टर्न घाट का। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने यहाँ पे सैटेलाइट इमेजेस की मदद से ईस्टर्न घाट की स्टडी करी है उन्होंने 1920 से 2015 तक, और उनको लगा है कि यहाँ पे जो LUAC लैंड यूज एंड लैंड कवर है ये बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो गया है। ये ईस्टर्न घाट जो है ये मेजरली 5 स्टेट्स उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तमिलनाडु के अंदर सिचुएटेड है। एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि यहाँ पे बिल्कुल इसके क्लाइमेट को मॉड्यूलेट करना, बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, यहाँ पे जो स्टोरिंग एनर्जी इन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो यहाँ पे ट्रीज हैं वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का काम करते हैं। और ये यहाँ पे जो मॉनसूनल ब्रेक होता है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मॉनसून का, इसको भी करता है। कैसे होता है देखो, ओके तो एक छोटा सा क्लाइमेट का कॉन्सेप्ट समझाएं आपको, उसके बाद हम आगे चलते हैं। पहले एक बार इंडिया का मैप ले लें। ओके लेट्स जस्ट सी हियर ओनली, ठीक है। तो जब विंटर चल रहा होता है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। जब विंटर चल रहा होता है तो हमारा
तो हमारा जो ITCZ है वो होता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर इक्वेटर के नीचे, इंडिया के बिल्कुल पास में नहीं है, दिस इज समवेयर नियर 15 डिग्री साउथ है ये, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारा जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है वो यहाँ पे तिब्बत के नीचे हिमालय के सदर्न साइड से निकल रही होती है, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। छोड़ो इसको, अभी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ से हमारी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही होती है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है ये जनरली कॉन्टिनेंट से आती है, मॉइस्चरलेस होती है, मॉइस्चर नहीं होता है इनके अंदर, तो यहाँ पे रेनफॉल नहीं करती है। लेकिन तमिलनाडु इकलौता ऐसा एरिया है जहाँ पे नवंबर दिसंबर के अंदर नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड की वजह से बारिश होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड जब इस वार्म इंडियन ओशन, वार्म बे ऑफ बंगाल के ऊपर से क्रॉस करके आती है तो ये यहाँ से मॉइस्चर अटेन करती है और यहाँ पे इन ईस्टर्न घाट की मदद से यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। तो ये ईस्टर्न घाट यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल तमिलनाडु में बहुत हेल्प करता है। अगर यहाँ पे ये माउंटेन नहीं होता तो मोस्ट प्रोबेबली तमिलनाडु में यहाँ पे बारिश नहीं होती और तमिलनाडु डेजर्टेड एरिया होता। क्यों? क्योंकि जो हमारा समर साउथ वेस्ट मॉनसून आता है वो क्या करता है, वो दो देखो, नॉर्थ ईस्ट का आपको समझ आ गया कि नॉर्थ ईस्ट जो है ये कॉन्टिनेंट से आ रहा है, मॉइस्चर नहीं है। लेकिन तमिलनाडु में जो आ रही है विंड आ रही है नॉर्थ ईस्ट की, वो वार्म बे ऑफ बंगाल से आती है, मॉइस्चर लेती है इससे और यहाँ पे तमिलनाडु पे ईस्टर्न घाट के सहारे पे इस पे बारिश कर देती है। ये हो गई तमिलनाडु में बारिश विंटर के टाइम पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड में, जब विंटर हमारा ITCZ नीचे की तरफ है सदर्न हेमिस्फेयर में। अभी हम एक बार बात करते हैं समर के अंदर। समर में क्या हो रहा है, हमारा ITCZ जो है वो हमारे गेंजेटिक प्लेन के पास में बैठा रहता है और हमारी जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो नदर्न ऑफ हिमालय, नदर्न ऑफ तिब्बत चला जाता है और यहाँ पे हमारा ऑनसेट हो जाता है सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का। जैसे ही सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आती है हमारा इंडिकेशन आ गया है कि भाई मॉनसून आने वाला है। मॉनसून जो है वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से आ रहा होता है, लेकिन ये जैसे ही इक्वेटर क्रॉस करेगा, इक्वेटर बोलेगा रुको, सॉरी आपने इक्वेटर क्रॉस करा है, आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? कोरोलियस फोर्स की वजह से। कोरोलियस फोर्स में क्या होता है, जब आप नदर्न हेमिस्फेयर में होते हो और नदर्न हेमिस्फेयर में आपका जो है ये राइट साइड में टर्न हो जाता है और सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर आपका ये लेफ्ट साइड में टर्न हो जाता है। तो अभी ये क्या हो रही है, लेफ्ट में टर्न हो रही है, साउथ ईस्ट वजह से चल रही है। जैसे इक्वेटर क्रॉस करा, इसने बोला सॉरी यू क्रॉस द इक्वेटर, अभी यू हैव टू चेंज द डायरेक्शन, तो इसने क्या बोला, राइट टर्न लो, तो ये राइट टर्न ली और ये साउथ वेस्ट बन गई यहाँ पे। अब ये साउथ वेस्ट जो ट्रेड विंड है हमारी, ये भाग के दौड़ती है कि यहाँ पे सतलज प्लेन पे आपका जो लो प्रेशर बना है ना, उस लो प्रेशर को हमको फिल करना है क्योंकि ये हाई प्रेशर से आ रही होती है। तो अभी क्या हो रहा है कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो पार्ट में, एक हो जाती है अरेबियन ब्रांच में और एक हो जाती है हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। ये बे ऑफ बंगाल की ब्रांच यहाँ से तमिलनाडु के पैरेलल में निकल जाती है, तमिलनाडु पे बारिश नहीं करती है। तो अगर ये ईस्टर्न घाट नहीं होते तो ये बे ऑफ साउथ वेस्ट की तो निकल गई पैरेलल, नॉर्थ ईस्ट वाली रुक नहीं पाती, यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, तो तमिलनाडु का पूरा एरिया यहाँ पे डेजर्टेड एरिया हो जाता। ओके, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने लगा कि आपको बता दूं मैं। तो ये ईस्टर्न घाट जो है, ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के अगर डिफरेंस की भी हम बात करें ना, तो वेस्टर्न घाट काफी यहाँ से गुजरात से लेके बिल्कुल यहाँ पे फैला हुआ है, दोनों यहाँ पे नीलगिरी पे मिलते हैं। और वेस्टर्न घाट जो है वो काफी एल्टीट्यूड में भी हाई है और विड्थ में भी हाई है। ईस्टर्न घाट एल्टीट्यूड में भी उतना हाई नहीं और विड्थ में भी काफी ब्रोकन है। वेस्टर्न घाट बिल्कुल कंटिन्यूअस है, आपको यहाँ से पास करना है ना, तो आपको यहाँ पे, आपको अगर वेस्टर्न घाट को क्रॉस करना है तो पासेस के थ्रू पास करना पड़ेगा, जैसे पाल घाट, थाल घाट। लेकिन ईस्टर्न घाट जो है ना ये ब्रोकन है। और ब्रोकन क्यों है, देखो यहाँ से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द रिवर्स निकलती है ना, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वो ईस्टर्न घाट को क्रॉस करके जाती है। रिवर का प्रॉपर्टी क्या है, डेंडुएशन का, वो यहाँ पे इरोड करेगी, जो माउंटेन है उसको काटेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल इस एरिया पे जहाँ पे गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा बनता है, ये एरिया तो बिल्कुल ही फ्लड प्लेन बन गया है और इसने पूरे बाकी जितने भी रिवर्स हैं हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर पेनिनसुलर की, उन्होंने ईस्टर्न घाट को काफी डिसकंटिन्यू डाइसेक्टेड टाइप करके रखा है।
तो एक तो ये प्रॉपर्टी है और बाकी ये बहुत हेल्प करता है। यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्ना, कावेरी, ये सारी रिवर ने इसको डाइसेक्ट करके रखा है। जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो ईस्टर्न घाट का एक्सटेंट 75,000 किलोमीटर स्क्वायर में है, जिसमें इसका मैक्सिमम पोर्शन है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद ये मिलता है तमिलनाडु, उड़ीसा में, बाकी थोड़ा सा पोर्शन तेलंगाना और कर्नाटका के अंदर भी इसका मिलता है हमको। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ये हिल्स जो है दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी यूपीएससी का क्या टेंडेंसी है कि वो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आप इसको नॉर्थ से साउथ में, ईस्ट से वेस्ट में अरेंज करो। तो जब आप पढ़ रहे हो आप बोलोगे कि मैम इतनी हम नहीं याद कर पाएंगे। आई टोटली अंडरस्टैंड, मुझे भी याद नहीं होती है जब तक आप इसको 2 दिन 10 दिन बैठ के रटो ना, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से इंपॉर्टेंट को पढ़ो आप। जैसे नल्ला मला इंपॉर्टेंट है, वेनुकोंडा हो गया, पलकोंडा हो गया, जावेदी हो गया, शेवरोई हो गया, शिरोमाली हो गया, ये इंपॉर्टेंट हिल्स हैं। एटलीस्ट इनको ध्यान रखो, इनको ध्यान रख लोगे ना तो बाकी चीजें आपको धीरे धीरे अलाइन हो जाएगी। पर इनको ध्यान रख लो कि सबसे पहले वेनुकोंडा आती है, फिर वेनुकोंडा, फिर पलकोंडा, फिर जावेदी, शेवरोई और शिरोमाई। VPGSS आती है। मतलब यार ये फिर से अपना ट्रिक देख लोगे कि इसको कैसे याद करना है, क्योंकि मैं तो 4-5 बार पढ़ के इनको याद कर पाती हूँ। सो ये चीज हो गई एक। तो ये हिल्स है। यहाँ पे एक अच्छा शेषाचलम हिल है आंध्र प्रदेश की, जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश का इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व है। दैट इज ऑल्सो हियर, यहाँ पे याद रखना है इसको। अच्छा, बाकी यहाँ पे देखो कार्डोमम हिल जो है ये बिल्कुल केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे हमारी सदर्न मोस्ट हिल के अंदर आती है ये। फिर यहाँ पे है हमारी अन्नामुडी और डोडाबेटा। अन्नामुडी और डोडाबेटा जो है ये दोनों हाईएस्ट पीक होती है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक में से है। इसके अलावा नीलगिरी हिल्स है जहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, और यहाँ पे अन्नामलाई हिल है जिसके जस्ट नीचे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, इनके बारे में बेटर है कि हम ध्यान रख लें। एक बार फिर से बहुत क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। नल्ला मल्ला हिल, वेनुकोंडा हिल, पलकोंडा हिल, जावेदी, शेवरोई, शिरोमानी और यहाँ पे शेषाचलम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स है ईस्टर्न घाट की। देखो सिंपल आपसे इतना से ही पूछ लेंगे कि पलकोंडा तो चलो याद रह जाएगा आपको, पालानी हिल्स आर लोकेटेड वेयर। तो हमको एटलीस्ट उसका लोकेशन का लाइट आइडिया होना चाहिए ताकि हम एलिमिनेट भी कर सकें और उसके बाद में हम बता सकें। अगर आपको कर्नाटका दे देगा और एक ऑप्शन तमिलनाडु दे देगा, आपको पता है कि ईस्टर्न घाट की, तो कर्नाटका में तो होने से रही, कर्नाटका में तो होगी नहीं ना, तो हम लोग उसको आराम से तमिलनाडु क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली इंडिया में बाकी हिल्स भी हैं, इसका हम मैप देखेंगे जब हम उससे रिलेटेड करंट अफेयर करेंगे, पर ये वाली इंपॉर्टेंट हिल्स है, इनको ध्यान रख लेना। अच्छा, एक जेबल अली गैस फील्ड है यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। यहाँ पे एक न्यू नेचुरल गैस फील्ड की डिस्कवरी हुई है जहाँ पे 80 ट्रिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट का शैलो गैस रिजर्वायर मिला है और इसका नाम जेबल अली दिया गया है। तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि जेबल अली क्या है, तो हम क्या लिख देंगे, जेबल अली गैस फील्ड है। कहाँ मिला है, यूएई के अंदर। कहाँ पे लोकेटेड है, दुबई और अबू धाबी के बीच में यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये जो गैस फील्ड का डिस्कवरी है ये 2005 के बाद में से सबसे लार्जेस्ट है और इसका इतना पोटेंशियल है कि यूएई केस में पूरी सेल्फ सफिशिएंसी दे सकता है। और इसकी जो कतर पे डिपेंडेंसी है यूनाइटेड अरब अमीरात की, तो इसकी पूरी डिपेंडेंसी खत्म करके इसको कंप्लीट सेल्फ सफिशिएंसी दे सकता है ये। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैस फील्ड डिस्कवरी फॉर दी यूएई, जेबल अली गैस फील्ड। लोकेशन देख लें इसका, ये रहा जेबल अली गैस फील्ड। किसके बीच में था, दुबई और अबू धाबी के बीच में। बिल्कुल आप देखो यहाँ पे लोकेटेड है। अभी यूएई क्या करता है कि कतर से इंपोर्ट करता है, लेकिन अभी कतर से इंपोर्ट करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी जब इसका ये अपना चालू हो जाएगा। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट लोकेशन देके रखी है। फर्स्ट इज डॉल्फिन गैस पाइपलाइन। ये डॉल्फिन गैस पाइपलाइन वो इनकी ऐसे मान लो लाइफ लाइन की तरह है, जहाँ पे कतर से जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है हमारा वो आता है हमारा यूएई के अंदर। तो डॉल्फिन, सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, डॉल्फिन गैस पाइपलाइन कहाँ पे लोकेटेड है, हम क्या बोलेंगे, कतर एंड यूएई के बीच में। फिर है बाराखा न्यूक्लियर प्लांट, इनका नया है बाराखा न्यूक्लियर प्लांट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाराखा को रशिया से कंफ्यूज मत कर देना। बाराखा इज लोकेटेड इन यूएई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों इंफॉर्मेशन, जेबल, डॉल्फिन और बाराखा, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, राइट। तो जब ये देख रहे हैं तो एक बार हमको बनता है कि हम मिडिल ईस्ट को पूरा देखें। मिडिल ईस्ट को पूरा देखेंगे तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले कंट्रीज देखो,
कंट्रीज के अंदर ये सबसे बड़ा पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये है सऊदी अरेबिया का। इसके बाद यहाँ पे हमारा यमन और ओमान है जो इसके बिल्कुल हॉर्न को बनाता है। देन वी हैव वन, ये जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये डॉट जो मैंने रेड लगाया ये भी ओमान का पोर्शन है। और ये जो दिख रहा है छोटू सा कतर, ये अभी जो रेड लगाया है जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है ये कतर है। और यहाँ पे छोटा सा आइलैंड है बहरीन। और उसके बाद ये छोटा सा है यहाँ पे कुवैत, जॉर्डन, इराक, ईरान है यहाँ पे, इराक है यहाँ पे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके बाद हमारा है सीरिया, लेबनान, इजराइल। इसके अंदर क्या क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन आता है लैंडलॉक्ड कंट्री से रिलेटेड, और दूसरा इसका कौन से सी के अंदर ओपन होता है ये। तो एक तो देखो इसमें आपको कौन सा लैंडलॉक्ड दिख रहा है, जॉर्डन जो है ये लैंडलॉक्ड है, लेकिन यहाँ पे एक ये लैंडलॉक्ड है जॉर्डन, लेकिन इसके अंदर एक पोर्ट भी है जो रेड सी के अंदर ओपन होता है और वो लैंडलॉक्ड पोर्ट है, मतलब उसमें थोड़ा सा ऐसे कनाल बना के उसको डाला गया है, वो बिल्कुल रेड सी में ओपन नहीं होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बाकी देखो इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सा कहाँ पे खुलता है। सऊदी अरेबिया इकलौता ऐसा है जो पर्शियन गल्फ की तरफ भी ओपन होता है और रेड सी की तरफ भी ओपन होता है। इसके अलावा यमन जो है ये बिल्कुल यहाँ पे, ये एक्चुअली ये बिल्कुल यहाँ पे बाब अल मंदब का हमारा स्ट्रेट भी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है यहाँ पे। और यहाँ पे है हमारा ओमान का छोटा सा पोर्शन यहाँ पे। तो ये इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। लोकेशन के अंदर आप ये ध्यान रखो कि अगर मैं आपको बोलूँ आप नॉर्थ टू साउथ मुझे लोकेशन बताओ कि बहरन कहाँ पे है, बहरन, कतर, ओमान, और मैंने आपको बोला कि मुझे सीरिया का, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे सीरिया को, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे बहरान, कतर और ओमान। ये चार इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ लोकेशन जाएंगे। सिमिलरली आपको ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट भी याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे याद करेंगे, नहीं कर सकते, इसीलिए बोला जाता है कि मैप को बार बार देखो। बार बार देखने से वो हमारे बिल्कुल, फिर से बोल रही हूँ कि सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं सेट हो जाता है, तो वो आपको हेल्प करेगा, राइट। तो यहाँ पे दो रिवर भी है इंपॉर्टेंट, टिग्रिस रिवर एंड द यूफ्रेट्स रिवर। तो ये यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है इराक की। इनमें से यूफ्रेट्स जो है वो सीरिया से निकलती है, और ये दोनों, मतलब सीरिया से नहीं, एक्चुअली ये टर्की का पोंटिक माउंटेन है, यहाँ से ये निकल के आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है सी, लोकेशन ऑफ द सी। लोकेशन ऑफ द सी देखो, लोकेशन ऑफ द सी के अंदर भी आपको वेस्ट टू ईस्ट की लोकेशन में सी याद होना चाहिए अरेंजमेंट में। मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, रेड सी। अगर मैं रेड सी और ब्लैक सी में बोलूँ तो ब्लैक सी पहले आ रहा है, तो ये पहले वेस्टर्न टू आएगा, फिर आएगा रेड सी, उसके बाद आ जाएगा हमारा पर्शियन गल्फ। यहाँ पे चलो पर्शियन गल्फ को छोड़ दो, आ जाओ आप कैस्पियन सी, अराल सी। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें ध्यान, इसको मतलब आप रट लो। कैस्पियन और ब्लैक सी के अंदर जनरली कंफ्यूजन भी हो जाता है कि पहले कैस्पियन है ब्लैक सी है, पर पहले ब्लैक सी है फिर है कैस्पियन सी हमारा। तो ये एक हो गई हमारी सी की, मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। उसके बाद हमारे यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं सुएज कनाल के अंदर। तो अभी सुएज कनाल ब्लॉक्ड भी है, तो ये ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे सुएज कनाल। तो सुएज कनाल कहाँ है, इजिप्ट के अंदर है। तो यहाँ पे हमारा ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी इन दोनों को लिंक करता है। ये जब बनाया था तब हमारी जो पूरी ट्रेड की थी, यहाँ पे एरिया ऑफ डिटेल में आपको छोटा सा दिखाई नहीं देगा, पहले इतना लगभग 7200 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था, उससे 3 दिन एक्स्ट्रा लगते थे, फ्यूल वगैरह बहुत एक्स्ट्रा लगता था। लेकिन सुएज कनाल बनने से अभी यूरोपियन नेशंस की कनेक्टिविटी एशिया के साथ इतनी क्विक हो गई है कि वो फटाफट से आ जाती है। सुएज कनाल स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आइडिया आपको इसी से लग गया होगा कि वो अगर एक वीक के लिए भी ब्लॉक हो गई तो कितना बिलियंस ऑफ रुपए का हमको नुकसान हो गया है। अच्छा, दो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्ट्रेट से बाब अल मंदब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बाब अल मंदब दो कंट्रीज के बीच में है हमारी, जिबाउती एंड यमन। जिबाउती और यमन के बीच में बाब अल मंदब है जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से कनेक्ट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कतर और ईरान के बीच में, क्योंकि ये एरिया कतर है, ओमान, सॉरी ओमान नॉट कतर, ओमान और ईरान के बीच में है। और ये पर्शियन गल्फ को यहाँ पे हमारा गल्फ ऑफ ओमान के साथ ये मिलाता है, गल्फ ऑफ ओमान है यहाँ पे, इन दोनों को मिलाता है। तो बाब अल मंदब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगेन बाब अल मंदब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का लोकेशन देखो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो नदन साइड में है, बाब अल मंदब सदन है।
वेस्ट और ईस्ट में बाब अल मंदब जो है वो वेस्टर्न में है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईस्टर्न में है। अभी मैं क्यों आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इतना ध्यान दे रही हूँ, इनके रेफरेंस रिलेटिव लोकेशन पे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुएज कनाल से अगर आपको बाब अल मंदब पे अगर आपको नॉर्थ टू साउथ में डाल दिया जाए तो हम बोलेंगे सुएज कनाल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदब। अगर मुझे ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट में बोला जाए तो मैं बोलूंगी सुएज कनाल, बाब अल मंदब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, इस तरीके से हमको ये ध्यान रखनी है रेफरेंसेस, इसीलिए बोल रही हूँ कि बार बार देखोगे ना तो याद आ जाएगा। अच्छा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि पर्शियन गल्फ में कौन कौन सी कंट्रीज ओपन होती हैं। ईरान हो गई, इराक हो गई, यहाँ पे छोटू सा देखो, यहाँ पे इराक का जो है ये ओपन होता है। कुवैत हो गई, बहरान हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया और ओमान हो गया। ओमान इकलौता ऐसा कंट्री है जो पर्शियन गल्फ में भी आता है और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान के अंदर भी आता है ये। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कंट्री। ओके, उसके अलावा ओमान जो है ये अरेबियन सी के अंदर भी ओपन होता है। यमन जो है, यमन रेड सी में भी ओपन होता है और गल्फ ऑफ एडन के अंदर भी ओपन होता है। सऊदी अरेबिया पर्शियन गल्फ एंड रेड सी दोनों के अंदर ओपन होता है। अभी प्लीज ये मत बोलना कि मैम बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा एक बार पॉज करके देखो, ये पूरा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं है यहाँ पे। बट ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये है हमारा ओमान यहाँ पे, और ये है हमारा ईरान। यहाँ पे बंदर अब्बास भी है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ पे। सो दिस इज अवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड दिस इज बाब अल मंदब, जो जीबाउती, ये जीबाउती का एरिया और ये यमन का एरिया है। अच्छा, यहाँ पे एडन है, यहाँ पे पर सना जो है ये यमन का कैपिटल है। सऊदी अरेबिया मक्का, ओमान का मस्कट जो गल्फ ऑफ ओमान पे फॉल होता है, और यूथोपिया का एडिस अबाबा। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस यहाँ पे। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अंदर मेजर शिपिंग रूट मैं आपको बता रही थी कि सुएज कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सुएज कनाल हो गई, चाहे बाब अल मंदब हो गई, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गई, इनको ना चौक पॉइंट्स बोलते हैं। चौक पॉइंट्स क्यों बोलते हैं? इनको अगर ब्लॉक कर दिया, मान लो जैसे अभी सुएज कनाल के अंदर वो शिपमेंट अटक गया है, तो अगर ये मान लो, चलो वो नेचुरल कॉजेज से अटका या उसको अटकाया गया, व्हाटएवर द रीजन, की हम रीजन की बात नहीं करेंगे, लेकिन उसकी वजह से पूरे शिपमेंट्स रुक गए, तो ये है चौक पॉइंट। यहाँ पे एक भी अटका तो पूरा चौक हो जाएगा ये, इसलिए ये जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं ये सारी चौक पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप देखो, यहाँ से यूरोप से जितना भी इम्पोर्टेंट शिपमेंट्स आता है मिडिल ईस्ट में या फिर ईस्टर्न एशिया में भी जाता है, उनको पहले इधर से घूम के जाना पड़ता था, लेकिन सुएज कनाल से अभी वो सीधा मेडिटेरेनियन सी से, सुएज कनाल से यहाँ पे हमारा रेड सी से, पर्शियन गल्फ से होते हुए अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल में अगर कहीं पे जाना है तो, या फिर स्ट्रेट ऑफ मक्का से होता हुआ ये ईस्ट एशिया में पहुंच जाता है। तो ये तो कुछ है, बाकी इसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शिपमेंट रूट्स एंड चौक पॉइंट्स हैं। लोकेशन देखो स्ट्रेट्स की, यहाँ पे है दानिश स्ट्रेट सबसे ऊपर, नदर्न मोस्ट, टर्किश स्ट्रेट, सुएज कनाल, बाब अल मंदब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का है यहाँ पे बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट है, एंड केप ऑफ गुड होप है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, इनको बिल्कुल आंखों में पिक्चर ले लो एकदम बिठा के, कि टक क्लिक करके पिक्चर ले लिया। उसके बाद में क्या करो, यहाँ पे एक बार इमेजिन करो कि अगर यहाँ से मेरा इक्वेटर जा रहा होता, समवेयर नियर हियर इक्वेटर जा रहा होता, तो इक्वेटर से मेरी डिस्टेंस किसकी कितनी है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज वेरी नियर टू द स्ट्रेट। उसके बाद में हमारा आता बाब अल मंदब, या फिर उसके बाद आता पनामा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सुएज, टर्किश, दानिश, और यहाँ पे हमारा कैप ऑफ गुड होप भी होता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से बोल रही हूँ कि रेफरेंस लेके करना है इनको। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, एक बार देख लो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है ये, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर यहाँ पे लोकेटेड है, जो हमारा यूरोप और अफ्रीका का पोर्शन है। इस्थमस ऑफ सुएज, ये सुएज कनाल हो गई यहाँ पे, बाब अल मंदब, हॉर्मुज हो गया, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, कारा इस्थमस हो गई है, जो यहाँ पे थाईलैंड के बीच में से यहाँ पे इसको काट के कनाल के हिसाब से बनाया जाएगा कारा इस्थमस को। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन हो गई है, एंड इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये कुछ है। अच्छा, इस्थमस और स्ट्रेट के बारे में डिफरेंस पता है? इस्थमस जो है वो लैंड एरिया को कनेक्ट करता है, और स्ट्रेट जो है वो पानी के एरिया को कनेक्ट करती है। जैसे दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हुई एक वाटर बॉडी हो गई स्ट्रेट, और इस्थमस ऑफ पनामा हो गया कि दो ये हमारे लैंड एरिया को कनेक्ट करता हुआ हो गया, इस्थमस हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिर पोर्ट ऑफ वधावन है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कैबिनेट ने इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है, पोर्ट ऑफ वधावन जो महाराष्ट्र में बनेगा,
और ये लैंडलॉर्ड मॉडल पे बनेगा। एक बिल्कुल स्पेशल पर्पस व्हीकल इसके लिए फॉर्म करा जाएगा JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पे, जो एक लीडिंग पार्टनर होगा विद 50% इक्विटी, 50 और मोर % इक्विटी टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इट विल ब्रेक द कंट्री। इंडिया जो है टॉप 10 कंटेनर पोर्ट्स के अंदर आ जाएगा वधावन पोर्ट के बिल्कुल सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के साथ में। तो यहाँ पे बनेगा हमारा वधावन पोर्ट। तो एक तो पोर्ट है नहीं इंडिया में, जो मेजर पोर्ट हैं उनको एक बार हमको देखना कौन कौन से इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, और सी पोर्ट्स के अंदर भी हमको क्या ध्यान रखना है, रिलेटिव रेफरेंस, कौन सा ईस्टर्न कोस्ट पे है, कौन सा वेस्टर्न कोस्ट पे है, हम लोग इसको नॉर्थ टू साउथ में अरेंजमेंट में कैसे इसको सेटल करेंगे, ये सारी चीजें हमको इसमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे काम करते हैं, एक रफली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको रेफरेंस रहे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। अभी आप देखो हल्दिया पोर्ट है वेस्ट बंगाल में, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा के अंदर, विशाखापट्टनम हो गया हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर, एन्नोर चेन्नई तमिलनाडु, टूटिकोरन तमिलनाडु, टूटिकोरन जो है हमारा पोर्ट ब्लेयर को अगर हम ना गिने जो भी वैसे भी यहाँ आएगा तो ये हमारा सदर्न मोस्ट के अंदर आता है। देन वी हैव द कोची पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, मोरमागा पोर्ट, यहाँ पे मुंबई जवाहरलाल नेहरू, और मुंबई के बिल्कुल पास में यहाँ पर हमारा वधावन भी बनेगा। देन वी हैव दी जिसको दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट भी हमने बोला है हमारा, ये है गुजरात का पोर्ट। ये हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। अब इसके अंदर देखो पहले तो ईस्टर्न कौन सा है, वेस्टर्न कौन सा है, फिर देखो कि लोकेशन सबसे बिल्कुल नियर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है हमारा हल्दिया पोर्ट। सिर्फ एक ही पोर्ट ऐसा है हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नदन साइड में है, दैट इज हमारा कांदिया पोर्ट, हमारा दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद में पारादीप पोर्ट आता है, फिर हमारा मुंबई है। आप ऐसे लोकेशन देखोगे ना तो आप ये देखो कि जैसे टूटिकोरन सबसे नीचे है, उसके ऊपर कोची है, फिर हमारा मैंगलोर और एन्नोर ऑलमोस्ट बराबर सा है। तो इस तरीके से देखोगे तो आपको थोड़ा रेफरेंस मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएगा क्या, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपको एलिमिनेशन में बहुत हेल्प मिलेगा, और आपका अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि आपको एक ऐसा क्वेश्चन क्लिक कर जाए, आपको ऐसा थॉट क्लिक कर जाए कि आपको बिल्कुल हेल्प हो जाए मैपिंग के अंदर। तो मैपिंग के क्वेश्चन में हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेके जितना क्रिएटिवली जितना आप रिलेट करके कर सकते हो उतना आपको करना है। तो काफ़ी सारी लोकेशंस हैं, अभी बाकी लोकेशंस को दूसरे वाले लेक्चर नंबर 2 के अंदर देखेंगे हम। अभी इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। आपको और कौन सी लोकेशंस देखनी है, अगर स्पेसिफिकली आपको कुछ न्यूज़ के अंदर आया है विच आई एम मिसिंग, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसको डेफिनेटली नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। सो दिस इज इट। जय हिंद।